नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। महज कुछ ही देर बाद साल 2024 का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण शुरू हो जाएगा। रात 9:12 पर ग्रहण की शुरुआत होगी और समापन देर रात 3:16 पर होगा। यानी कि सूर्य ग्रहण की अवधि 6 घंटे 4 मिनट की होगी। वैसे तो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर भी हमारे और आपके जीवन पर इनका गहरा असर होता है, क्योंकि इनकी अहमियत न केवल विज्ञान के नजरिए से बल्कि आध्यात्म के नजरिए से भी है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतककाल शुरू हो जाता है। सूतककाल में शुभ काम करने की मनाही होती है, लिहाजा भगवान की पूजा नहीं की जाती, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में भारत समेत दुनिया भर में इस ग्रहण का क्या और कितना असर होगा, ये सब जानते हैं। महज थोड़ी देर बाद साल 2024 के दूसरे और आखिरी सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आ जाएगा और कुछ देर के लिए सूर्य की रोशनी को ढक लेगा, जिससे कुछ इलाकों में अंधेरा सा छा सकता है। जानकारी के मुताबिक साल का ये अंतिम सूर्य ग्रहण आज रात 9:12 पर शुरू होगा और 3 अक्टूबर को देर रात 3:17 पर खत्म होगा। यानी ये सूर्य ग्रहण कुल 6 घंटे 4 मिनट तक रहने वाला है। कि रात को 9:13 पर सूर्य ग्रहण होगा। मुख्य बात यह है कि रात को 9:13 पर भारत में सूर्य नहीं दिखाई देता है, लेकिन भारतीय स्टैंडर्ड टाइम को हम लेंगे और ये अगले दिन यानी कि तारीख बदल जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 तारीख को 3:17 तक ये अवधि है। यूं तो विज्ञान के लिए ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इसका विशेष महत्व होता है। इसलिए जब भी सूर्य से जुड़ी कोई हलचल होती है, उसका सीधा प्रभाव धरती पर भी पड़ता है। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में लगने जा रहा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, बल्कि ये ग्रहण दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भागों, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिका, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स, बेका आइलैंड, उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग फिजी, न्यू चिली, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू में कुछ जगहों पर दिखाई देगा। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि ये सूर्य ग्रहण सर्वपित्र अमावस्या के दिन लग रहा है, इसलिए ज्योतिषाचार्य इसे काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सूर्य ग्रहण है तो लोगों को दान पुण्य करना, गरीबों अनाथों को दान करना। जब सूर्य ग्रहण है तो लाल वस्तुओं का, ऐसे गेहूं है, तांबे का बर्तन है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, इन सब चीजों का दान करना। और ग्रहण में सूर्य की आराधना करिए, देवताओं की आराधना करिए। भगवान सूर्य नारायण का चालीसा है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, इन सब चीजों का पाठ करना भी बहुत ही लाभदायी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं कि अंतरिक्ष रहस्यों का खजाना है, जिसमें इतना रहस्य और रोमांच है कि उसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। अलबत्ता अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं हमेशा से इंसानों के लिए उत्सुकता और कौतूहल का विषय रही है। सूर्य ग्रहण भी ऐसी खगोलीय घटना है, जिसकी गवाह से कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया बनने जा रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, इसका असर भले ही भारत में ना हो रहा हो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है क्या नहीं करना। और दूसरी बात यह कि आज अमावस्या भी है, कल से शुरुआत हो रही है नवरात्र की भी। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे सवाल है जो आपके जहन में होंगे कि क्या करे क्या ना करे, उससे ठीक एक दिन पहले जिस तरीके से ग्रहण पड़ रहा है, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पंडित संजय शर्मा जी, हमारे साथ इस वक्त प्रतीक भट्ट जी भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ खगोल शास्त्री नीरज लाडिया जी भी हमारे साथ हैं। नीरज जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि भारत में नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? नीरज जी, आपका ऑडियो म्यूट है शायद। कैन यू हियर मी नाउ? जी जी जी। अच्छा, तो धन्यवाद आपका।
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण इस बार है, ये एक एनुलर सोलर इक्लिप्स है, जिसे हम कहते हैं जो टोटल सोलर इक्लिप्स से थोड़ा सा अलग है। इसमें एक रिंग बन के आती है, जो कि आपने बताया ही अपने न्यूज़ कास्ट में कि ये भारत से दिखाई नहीं दे रहा। ये मोस्टली साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, चिले और अंटार्कटिका जहाँ से पार्शियल नजर आएगा। बहुत ही कुछ ही एरिया है जो लैंड मास है जहाँ से ये एक्चुअली पूरे का पूरा एक रिंग बन के नजर आएगा। वो कुछ ही एरिया है जो एक चिली में है और अर्जेंटीना में है, सदर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल नीचे जाएगा, और बाकी जगह से ये पार्शियली नजर आएगा। तो ऑब्वियसली इंडिया में तो ये नजर नहीं आना, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेनोमेना है, जिसके अंदर अगर मैं साइंटिफिकली आपको बताऊं तो जिसे हम कहते हैं सूर्य है, चंद्रमा है और धरती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो चंद्रमा क्योंकि एक क्या कहते हैं इसे, एक सैटेलाइट है और मून है जो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा, एक जब सूर्य की किरणें आती है तो उसके कारण एक जो शैडो बनाएगा, वो धरती पे गिरती है, जिसकी वजह से धरती पे जो चांद है वो पूरे का पूरा कटा हुआ नजर आता है। बिल्कुल। तो सूर्य के आगे चांद आता है तो हमें काले कलर का एक चांद नजर आता है। अब क्योंकि पूरी तरीके से नहीं ढक सकता, तो क्योंकि ये थोड़ा सा पृथ्वी से दूर है अभी, जिसकी वजह से थोड़ा छोटा होने की वजह से चांद सूर्य को पूरी तरीके से नहीं, लेकिन ये भारत में नजर नहीं आ रहा है। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हैं, फिर संजय शर्मा जी आपसे मैं समझूंगी। अब प्रतीक जी देखिए, ये तो एक खगोलीय घटना है और खगोल शास्त्री ने हमें उस नजरिए से समझाया है, लेकिन जब हम धार्मिक नजरिए से देखते हैं या फिर अपने शास्त्रों के हिसाब से देखते हैं, तो इस घटना को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि देखिए आज 3 संयोग, हम आज अगर देखें तो पितृपक्ष की अमावस्या है, कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, लेकिन उससे ठीक पहले ग्रहण का होना, ये क्या संकेत है? ये अच्छा संकेत बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा नवजोत जी। सर्वपित्र अमावस्या अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है, हिंदू शास्त्र में इसकी मान्यता से हर कोई परिचित है। तो आज के दिन ये ग्रहण पड़ जाना, हर अमावस्या पे ही ग्रहण पड़ेगा, अमावस्या के अलावा ग्रहण नहीं पड़ सकता, लेकिन बड़ी अमावस्या थी और आज ग्रहण पड़ जाना, वो भी चंद्रमा के नक्षत्र में हस्ता, जहां पे सूर्य केतु से ग्रसित है और चंद्रमा नक्षत्र की वजह से ग्रसित हो गया। तो मेजर प्लैनेट सूर्य, चंद्र, केतु ये ग्रसित हो गए। सामने राहु है, चौथा ग्रह वो ग्रसित कर रहा है अपनी दृष्टि से शनि, और इसके अलावा शनि सूर्य का षडाष्टक योग बन रहा है। तो 5 ग्रह ग्रसित हो रहे हैं। ये स्थिति बहुत खराब है, खासतौर से जिन देशों में ये पड़ेगा वहां स्थितियां खराब रहेंगी। रिंग ऑफ फायर, क्योंकि 93% चंद्रमा इस बार सूर्य को ढक रहा है, इसलिए एक वलयाकार स्थिति बन रही है, रिंग ऑफ फायर जिसे आप बोलते हैं। इसलिए इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं कहा जा रहा है, जो कि कोशिश कर रहे थे खगोल शास्त्री जी भी समझाने की। तो ये वलयाकार है, रिंग ऑफ फायर है, इसलिए चूंकि 93% ढका, अगर ये 100%, क्योंकि जब भी चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तभी ग्रहण पड़ता है। जब पूरी तरह से आ जाता है पूर्ण ग्रहण होता है, जब आंशिक तौर पे आता है थोड़ा सा पार्ट तो आंशिक चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है। जब मैक्सिमम पार्ट ढक लेता है बट नॉट कंप्लीट, तब उसे वलयाकार रिंग ऑफ फायर जैसा नजारा देखने को मिलता है। डेफिनेटली खगोली घटना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो दिन का चयन हुआ है इस ग्रहण के लिए वो कदापि अच्छा नहीं कहा जाएगा। कल से नवरात्रि है, निश्चित तौर पर माता रानी ही बचा सकती है हम सबको। भारत पे इसका असर ज्यादा नहीं होगा, लेकिन जहां जहां देखा जा रहा है वहां असर तो निश्चित होगा। चलिए, जहां देखा जा रहा है वहां असर होगा, लेकिन वो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर भारतीय लोग बसते हैं, वो उन तमाम, तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से प्रतीक जी की जो लोग वहां पर रह रहे हैं, अगर वो इन तमाम परंपराओं को मान रहे हैं, जैसे कि कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, तो उन्हें कुछ खास उपाय करने होंगे। कुछ उपाय मैं आगे आपसे जानूंगी कि उनके लिए क्या करना होगा। लेकिन संजय जी, अब क्योंकि भारत में नजर ही नहीं आ रहा है, सूतक काल भारत में नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसे में कल अगर हम नवरात्र की शुरुआत कर रहे हैं, आमतौर पर जिस तरीके से कलश स्थापना होती है वैसे ही की जाएगी, या फिर कुछ थोड़ा बहुत फेरबदल करने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया है आपने। कहते हैं कि माता के नवरात्रों का प्रारंभ जो है कल से होने जा रहा है, और इसमें क्या है कि ग्रहण का जो कोई भी प्रभाव नहीं है, क्योंकि ग्रहण जो है 3:17 पर समाप्त हो जाएगा।
और ये क्या है कि अगला दिन जो सूर्य उदय होगा वो ग्रहण वाले काल में भी नहीं होगा। दूसरा, जैसे प्रतीक जी ने बताया कि 93.06 डिग्री जो है ढक रहा है पूरा, और 6.4 के करीब ही जो है रिंग ऑफ फायर बन रहा है। तो ये ग्रहण भी काफी अच्छा है। और इसमें जो आपने प्रश्न किया है माता के नवरात्रे वैसे ही होंगे जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, अपनी आभा प्रभा शोभा तप तेज को लेकर के आता है, और उसमें जो है कलश स्थापना उसी समय होगी, और सुबह का जो है ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, और उसमें ही जो है आप स्थापना कर सकते हैं सूर्य उदय के बाद से। और उसमें कलश स्थापना में क्या है कि माँ का ध्यान करेंगे आप सबसे पहले, क्योंकि पहला नवरात्र है, शैलपुत्री का दिन है, और पूरे विधि विधान से चौकी वगैरह लगा करके और कलश की स्थापना उत्तर दिशा में करें, और जल को भर करके रखें, उसके ऊपर नारियल रखें, स्वास्तिक रखें, और कुछ द्रव्य दक्षिणा जो है कलश के ऊपर रखें, और मंत्रों का उच्चारण करके, अगर आप कर सकते हैं तो मंत्रों का उच्चारण करके माँ का ध्यान करें। और सबसे पहले तो कलश स्थापना में जो मंत्र प्रयोग करें, ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समाशिता मूल स्थितो सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद अत्र गायत्री सावित्री पुष्टि करा भवन्तु। तो इस प्रकार से जो है मंत्र बोल करके और कलश के ऊपर स्वस्ति का निशान बनाएं। उसके पश्चात जो है उसके ऊपर मौली बांधें, उसके ऊपर जो है नारियल रखें, और पंच पल्लव इत्यादि जो भी है, आम के पत्ते हो गए या अशोक के पत्ते हो गए, जो भी पत्ते आपको सजाने हैं वो सजाएं, और उसके अंदर कुछ भी रजत लक्ष्मी, द्रव्य लक्ष्मी, कोई भी लक्ष्मी आप जो है उसके अंदर स्थापित करके, और कलश अगर मिट्टी का हो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि मिट्टी से ही हम बने हैं, क्योंकि 5 तत्वों से जो है सृष्टि का निर्माण हुआ है। अंत में जो है हमारी जो देह भी है मिट्टी में ही मिल जाती है, तो इसीलिए जो है पंच तत्वों में जो है मिट्टी का प्रयोग, जो है मिट्टी का बर्तन लेना चाहिए। उसके अंदर भी जौ इत्यादि जो है शारदीय नवरात्रों में जौ इत्यादि आपका बोने का विधान भी है। और कहते हैं माता राती कि प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। जो माता के 9 रूप हैं उनकी पूजा जो है पहले दिन से शैलपुत्री की पूजा हम करेंगे और उनका ध्यान करेंगे। और कहते हैं जो सबसे मेन मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम 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 व स्वप्ने सर्व प्रदर्शया। माता के स्वरूप का ध्यान करें जी। और जो सप्तशती के जो मेन मूल मंत्र हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माता के जो नाम है उनका उच्चारण भी कर सकते हैं। और पहले दिन कवच, कीलक और अर्गला स्त्रोत्र और पहला और दूसरा अध्याय। चलिए आगे जानेंगे संजय जी आपसे, लेकिन फिलहाल तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और इसी पर हम आपको हमारी एक खास पेशकश दिखा रहे हैं। और इसी के साथ साथ कल से क्योंकि शारदीय नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका असर भारत पर तो हालांकि नहीं है, सूतक भी लागू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी किस तरीके से कल शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो उस पर भी चर्चा कर रहा है खगोल शास्त्री नीरज लाडिया जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीरज जी, जल्दी से एक जवाब मैं आपसे चाहूंगी, जब भारत में ये दिख नहीं रहा है तो किस तरीके से भारतीय वैज्ञानिकों या फिर खगोल शास्त्रियों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? किसी भी जगह, ये चाहे पृथ्वी में कहीं भी नजर आए, ये हर तरह के वैज्ञानिकों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे एक्लिप्स इंडिया में हो चाहे कहीं बाहर हो। हमेशा कोई ना कोई टीम जो होती है वैज्ञानिकों की, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके इस पर रिसर्च कर रही होती है। तो मुझे अभी तो नहीं पता कि कौन भारत से गया है या नहीं गया है, बट हम भी जाते रहते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। कभी वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, टोटल सोलर एक्लिप्स होता है, कभी एनुलर सोलर एक्लिप्स होता है। कभी इंडिया में जब होता है, जैसे अभी 2019-20 में इंडिया में एनुलर सोलर एक्लिप्स हुआ था, तब बहुत लोग बाहर से, वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री, सभी तरह के लोग इंडिया आए थे। इवन 2009 में जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, जो पूरे इंडिया के बीच से गया था, जो बिहार से होते हुए उसमें गया था, तब बहुत लोग आए थे इंडिया में। तो से जब लास्ट ईयर यूएस में एक्लिप्स हुआ था तो बहुत लोग यूएस गए थे, 2017 में भी हुआ था। तो फिलहाल जिले में हो रहा है तो बहुत लोग जाते हैं। तो उसी तरीके से ग्रहण कहीं पे भी हो,
हमें जाना चाहिए और हाँ। रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका असर, क्योंकि खगोल शास्त्री अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के हिसाब से कहीं ना कहीं इसका असर रहता है, और असर कहाँ पर कितना हो सकता है, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, मिडिल ईस्ट की बात करें। प्रतीक जी, आपसे जानेंगे इसी पर। रात 9:12 पर ग्रहण की शुरुआत होने वाली है, समापन देर रात 3:16 पर होगा, यानी कि सूर्य ग्रहण की अवधि जो होगी वो होगी 6 घंटे 4 मिनट की। वैसे तो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण, दोनों ही खगोलीय घटनाएं हैं, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर भी हमारे और आपके जीवन पर इसका गहरा असर होता है, क्योंकि इनकी अहमियत न केवल विज्ञान के नजरिए से बल्कि आध्यात्म के नजरिए से भी है। और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक काल की शुरुआत हो जाती है। सूतक काल में शुभ काम करने की मनाही होती है, लिहाजा भगवान की पूजा नहीं होती, मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं नजर आएगा, लेकिन ऐसे में भारत समेत दुनिया भर में इस ग्रहण का असर कितना होगा, क्या होगा, सब आपको बताएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त संजय शर्मा जी स्टूडियो में मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ खगोल शास्त्री नीरज लाडिया जी मौजूद हैं। अब प्रतीक जी, आपके पास आते हुए, खगोलीय घटना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ धार्मिक नजरिए से भी काफी अहमियत है इसकी। भारत में नहीं दिख रहा, सूतक नहीं लग रहा, लेकिन सूतक जो कि 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। अब देखिए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, महालय भी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि कल जब हम कलश स्थापना करेंगे तो उसके लिए क्या हमें वापस उसी तरीके से करना होगा, जिस तरीके से मंदिर की साफ सफाई या फिर मूर्तियों को स्नान करवाना, क्या उस तरीके से हम शारदीय नवरात्र की शुरुआत करेंगे, या फिर हम नॉर्मल जिस तरीके से, क्योंकि भारत में नजर नहीं आ रहा है, तो हम नॉर्मली कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत कर सकते हैं? अच्छा प्रश्न है नवजोत जी, और ये तमाम इस तरह के कमेंट्स भी बराबर जीएनटी को लोग भेज रहे हैं। नहीं, ये लोग जानना भी चाह रहे हैं ना। हाँ, जानना भी चाहते हैं। जब भारत में है ही नहीं तो फिर हम क्या करें? तो निश्चित तौर पर जब भारत में नहीं है तो सामान्य रूप से आप जैसे पूजा और कलश स्थापना करते हैं वैसे ही होगा। लेकिन इन जनरल जब भी दीपावली की पूजा होती है, जब भी धनतेरस की पूजा होती है, जब भी दोनों नवरात्रि पड़ती हैं, चाहे चैत्र मास की हो चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हम मंदिर की साफ सफाई करते हैं पहले, उसके बाद कलश स्थापना, माता की चुनरी, नारियल, ये सब स्थापित करते हैं। तो आपको मंदिर की साफ सफाई, मूर्तियों की साफ सफाई तो करनी ही चाहिए, चाहे ग्रहण हो चाहे ग्रहण ना हो। इसे ग्रहण से जोड़ के मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि भारत में सूतक के कोई नियम नहीं मान्य है। सूतक जब पड़ता है तब आपको मंदिर की सफाई, तुलसी दल वहां डालना होता है, गंगा जल से मूर्तियां पोंछनी होती हैं, उसके बाद आप पूजा पाठ और आरती या फिर दिया जला सकते हैं। उसके पहले दिया नहीं जला सकते। लेकिन कल ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता आया हूं, नवरात्रि, धनतेरस, दिवाली के निश्चित तौर पर उस समय मंदिर की सफाई होनी चाहिए, भगवान की कहीं ना कहीं ओवरऑल मूर्तियों को साफ करना चाहिए, फिर आपको कलश स्थापना, घट स्थापना जिसे आप बोलते हैं, जरूर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये जनरल हैबिट होनी चाहिए इन 4 त्योहारों पर। लेकिन अगर कल आप नहीं कर पा रहे हैं तो सुबह उठ के एज यूजुअल अपनी पूजा करिए, घट स्थापना करिए, कहीं भी सूतक नहीं मान्य होगा। जो लोग उन देशों में है, कनाडा में है, नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट में है, ब्राजील, मैक्सिको और पेरू और चिली के एरियाज में है, इंडियन है, उनको जरूर सब कुछ मानना होगा और उन्हें पहले पूरी पूजा करके ही सूतक के नियम फॉलो करने होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे और करना चाहूंगी। अब क्योंकि भारत में नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसका असर भारत में होगा नहीं, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन जहां जहां है, असर कितना होगा? कहा यह जाता है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, उसके 40 दिन तक इसका असर रहता है। अमेरिका हो या फिर जहां जहां भी नजर आ रहा है, वहां पर कितना असर देखने को मिल सकता है? नवजोत जी, आप करीब 15-20 सालों से कवर कर रही हैं सारे ही ग्रहण। आपने हमेशा देखा है जब भी सूर्य चंद्र ग्रहण आए हैं, कुछ भूकंप, चाहे वो माइनर हो, उसमें जनहानि कभी नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वी अपना सामंजस्य बैठाती है इन ग्रहणों से। तो सामंजस्य तो बैठेगा, चाहे, और इस बार हस्ता नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र, इसलिए पानी सैलाब मचाएगा। सूर्य की वजह से विध्वंसकारी होगा। आप देख ही रहे हैं 180 मिसाइल दागी गई हैं ये, और सूर्य अग्नि है। सूर्य सिंह राशि को अग्नि कहा गया है।
सूर्य आग का गोला कहा गया एज पर साइंस। हाँ। तो निश्चित तौर पर इस तरह के युद्ध भड़केंगे, उन देशों का सपोर्ट मिलेगा। अमेरिका हमेशा धुरी में रहेगा क्योंकि वो राजा है इस समय संसार का, और सूर्य राजा है भी संसार के ग्रहों में। तो निश्चित तौर पर अमेरिका की वजह से ये हर कई देशों में गृह युद्ध छिड़ेगा, जो कि अमेरिका की शय पे होगा, और अमेरिका में खुद सत्ता परिवर्तन आप देखेंगी इस ग्रहण की वजह से। भारत में इतना प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन सूर्य एक है तो थोड़ा प्रभाव आएगा, हार्डली 10% भारत में, वो भी बहुत माइनर सा, एक जहां पर मिसाइलें दागी जा रही हैं वो कोसों दूर है धरती, लेकिन क्या वहां पर असर, मैं वही जानना चाह रही थी, सपोर्ट होगी या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी? क्योंकि देखिए हम जिस युद्ध की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर, इजराइल ने भी लगातार, इजराइल भी आक्रामक हो रहा है। ऐसे में क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है उस धरती की जहां पर ग्रहण पड़ रहा है? देखिए, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं दिखती, जब सूर्य के साथ वहां पे मंगल या शनि की भी युति हो जाए तब ये युद्ध ज्यादा भड़कता है। और सप्तम भाव होता है जैमिनी ज्योतिष में युद्ध का, वहां राहु बैठे हैं अकेले इस समय, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा अमेरिका जैसे कंट्रीज का। लेकिन आपको पूरा विश्व जानता है और उसकी वानगी देख चुका है, यूक्रेन ने किसके बिहाफ पे युद्ध लड़ा है, और अभी भी किसके बिहाफ पे युद्ध लड़ा जा रहा है। तो धुरी में अमेरिका था और वहां ग्रहण है, तो धुरी में अमेरिका आने वाले, यानी सियासी उथल पुथल रहेगी। संजय जी क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात पूछी आपने। क्योंकि देखो, युद्ध की स्थिति जो है बन रही है, क्योंकि ग्रहण जब भी होता है, क्योंकि सूर्य जो है राजा माना गया है, और सूर्य के जैसे प्रतीक जी ने कहा कि सारे ग्रहों का राजा है, और इस वक्त जो है कन्या राशि के अंदर जो ग्रहण लग रहा है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र जो है चंद्रमा का नक्षत्र है। उसके बाद चंद्रमा के नक्षत्र के बाद में आप देखें कि राहु के नक्षत्र में भी जो है जाएगा, और ग्रहण का जो प्रभाव है चंद्रमा का मंगल है, फिर राहु है। तो क्या है कि अभी 2 दिन जो है, इससे 40 दिन तक वैसे जो है ग्रहण का प्रभाव होता है आमतौर पर। वैसे 15 दिन के अंदर जो है पृथ्वी के अंदर काफी उथल पुथल होने का योग बन रहा है। और ग्रहण अभी जो जिन देशों में हो रहा है वो वृष राशि है उनकी। इजराइल की अगर राशि देखें तो हम देखते हैं कि वृष राशि है, तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तो उनकी बुद्धि जो है इस वक्त जो है हर ली गई है, और चंद्रमा के कारण उनका मन भी अशांत है, जिस कारण से युद्ध में कूद पड़े हैं। और अभी आने वाले समय में भी काफी बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। और अमेरिका की जहां तक बात करें, जो कि 22 अंश से लेकर के और 114 पॉइंट वेस्ट पर जो ये ग्रहण पड़ रहा है, उस ग्रहण का जो प्रभाव है उन देशों के ऊपर जो है इन्वॉल्वमेंट होगी, पर दूरी से ही होगी। क्योंकि इस वक्त जो है ग्रह का प्रभाव जो है काफी ज्यादा जो है आक्रामक इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा भी जो शीतल है, बुध भी जो है शीतल है, वहां पर जो है सूर्य बैठे हुए हैं। परंतु जो है ग्रहण का जो प्रभाव है, जब कहते हैं कि राहु, केतु और सूर्य और शनि और मंगल, जब ये सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो प्रकृति में मंगल शनि की युति जब होती है और उसके साथ में राहु या केतु जब बैठ जाता है या मंगल बैठ जाता है, तो उस वक्त जो है बड़ी बड़ी घटनाएं जो है रूप ले लेती है और उसमें युद्ध की स्थिति काफी ज्यादा बलवान हो जाती है। इस साल के राजा और मंत्री भी जो है मंगल और शनि है, जिस कारण से आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से युद्ध की संभावनाएं चल रही हैं। ठीक है, चलिए नीरज लाजा जी को साथ में इंक्लूड कर लेते हैं, खगोल शास्त्री। हालांकि नीरज जी आपका देखिए टॉपिक सेम है लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा सा अलग है। वो ज्योतिष के नजरिए से बता रहे हैं, आप एक खगोल शास्त्री उस नजरिए से हमें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। क्या कुछ इस बार इंटरेस्टिंग होने वाला है इस सूर्य ग्रहण में, खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें जहां पर विशेष तौर पर ये नजर आएगा? नहीं, पहली बात तो ये अमेरिका में नजर नहीं आ रहा। अगर आप अमेरिका की बात कर रहे हो तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हो तो वहां से ही सिर्फ पार्शियली नजर आ रहा है, वो भी बहुत ही कम जगहों से, पूरे मेन लैंड यूएसए से नजर नहीं आ रहा। ये मेजरली साउथ अमेरिका से नजर आ रहा है, वो भी साउथ अमेरिका के चिले और अर्जेंटीना से। तो इसका कहीं पे भी कोई नॉर्थ अमेरिका में या यूएसए में बहुत नहीं है, पार्शियली मेक्सिको से नजर आ रहा है। हाँ। तो इसे अगर यूएस से देखा जाएगा तो हमेशा पार्शियली ही देखा जाएगा। अंटार्कटिका से देखा जाएगा जो कि नीचे है, और उससे भी पार्शियली ही नजर आएगा। अगर आपको पूरे का पूरा देखना है और पूरा सबसे अच्छा देखना है तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा चिली या अर्जेंटीना के पास। तो जो आपको एक्चुअली ऑब्जर्व करना है, साइंटिफिक स्टडी करनी है एक्चुअली कि कब ग्रहण शुरू हो रहा है, कब ग्रहण खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट कब था, जो भी आपको रिसर्च करनी है, कितना परसेंटेज प्रेडिक्ट किया गया था, कितना परसेंटेज एक्चुअली ग्रहण हुआ, क्या डिस्टेंस सही था, जो भी आपको रिसर्च करनी है
वो सारी रिसर्च करने के इस लिए तरह के जो ग्रहण होते हैं नीरज जी, थोड़ा सा और डिटेल्स में एक दो लाइन में समझाइए कि जो इस तरह के ग्रहण होते हैं, जब एक खगोल शास्त्री जाकर उसको देखता है, स्टडी करता है, रिसर्च करता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? हाँ, तो अब आपको जैसे मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और ये पूरे का पूरा जो सिस्टम है पृथ्वी का, ये सूर्य के आसपास चक्कर काट। तो कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि चंद्रमा इस तरफ आ जाएगा जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होगा, और ये हर महीने में होता है, एवरी मंथ, क्योंकि जिसे हम कहते हैं अमावस्या। बट होता क्या है कि एक प्लेन में नहीं होता, ये तीनों सेम प्लेन सेम लाइन में नहीं होता, इसीलिए हर महीने एवरी मंथ हमारे पास एक सूर्य ग्रहण या एक चंद्र ग्रहण नहीं होता। अगर ये ऐसा होता तो हर एक महीने में जैसे एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता। अब क्योंकि अगर आप देखो, मून जो है एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है और सूरज से लाइट आ रही है, तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में लाइट गिरेगी तो आपको पता है उसका शैडो बनेगा ही बनेगा। शैडो स्पेस में बन रहा है, वहां तो पृथ्वी है नहीं। अगर चंद्र यहाँ है और पृथ्वी यहाँ है तो यहाँ शैडो पड़ रहा है, तो यहाँ तो पृथ्वी है नहीं, तो उसका शैडो पृथ्वी पे नहीं गिर रहा, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आ सकता। लेकिन जब ये प्लेन में होता है तो क्या होगा, आपका मून का शैडो अर्थ पे एग्जैक्टली जो है वो शैडो आएगा और जो चांद है वो सूर्य को ढक लेगा। अब चांद सूर्य को क्यों ढक पाता है, ये इसका बड़ा ही अच्छा साइंटिफिक रीजन है। क्या कहते हैं कि जो साइज है मून का अर्थ से देखते हुए, जिस साइज का है, जिस बॉल, अगर मैं बॉल को कंपेयर करूं, जिस साइज का है, जितने डिस्टेंस पे सूर्य है और जितने डिस्टेंस पे मून है, चंद्र है, क्योंकि सूर्य तो बहुत दूर है और बहुत बड़ा है, लेकिन अगर पृथ्वी से देखा जाए दोनों का साइज सेम है पृथ्वी से देखते हुए, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कवर कर सकते हैं। यानी कि अगर चांद कवर कर रहा है सूर्य को, वो पूरे का पूरा कवर कर सकता है क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं। तो अगर किसी दिन चांद पृथ्वी से थोड़ा सा पास हुआ, थोड़ा नजदीक हुआ, तो पृथ्वी से चांद थोड़ा बड़ा नजर आएगा। उस कारण क्या होगा, जो सूर्य है पूरे का पूरा ढका जाएगा चांद से, और हमें सूर्य का कोई भी पार्ट नजर नहीं आएगा जो जनरली हम देखते हैं। लेकिन अगर चांद थोड़ा दूर हुआ पृथ्वी से तो वो पूरा सूर्य को नहीं ढक पाता, जिसे हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसे हम कहते हैं एनुलर सोलर इक्लिप्स, जिसे एक रिंग नजर आती है। अब क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला ये रिंग है, ये आपको ऐसे तो नजर आती नहीं है। तो आपको रिंग इसी टाइम पे नजर आएगी, तो ये रिंग के बारे में स्टडी किया जाता है। दूसरी, अगर एक सूर्य ग्रहण पूरे का पूरा नजर आता है तो जो सूर्य के आसपास का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसे हम कहते हैं कोरोना, जिसे देखा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पृथ्वी से देखते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ नेकेड आई से, जिसे हम कहते हैं बिना किसी फिल्टर के, तो हम एक टोटल सोलर इक्लिप्स में ही देख सकते हैं, नहीं तो उसे नहीं देखा जा सकता। तो अगर पृथ्वी में बैठे बैठे आपको सूर्य का रिसर्च करना है तो एक सूर्य ग्रहण से अच्छा दिन तो नहीं मिल सकता। हाँ, अगर आपको जनरली और रिसर्च करनी है तो जरूर आप, जैसे भारत में आदित्य भेजा है, इतनी दूर भेजो सैटेलाइट्स, बट अगर पृथ्वी में बैठ के रिसर्च करनी है तो सूर्य ग्रहण ही बेस्ट होता है। ठीक है नीरज जी, चलिए प्रतीक, जब आपके पास आते हुए आपने कहा कि देखिए शारदीय नवरात्र से ठीक पहले ये घटना, हालांकि उतना शुभ नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई, एक ऐसा फेस्टिवल जिसका इंतजार हम लोग पूरे साल करते हैं, हर कोई इंतजार करता है, जब पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है और आप माता रानी से वही कुछ मांगते हैं। तो ये बताइए कि इसको सकारात्मक नजरिए से किस तरीके से देखिए, पहली बात, और दूसरा इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कुछ उपाय आप बताएंगे? सकारात्मक नजरिए से देखना है तो मैंने, जैसा कि शो की शुरुआत में भी हर बार बोलता ही हूँ, डरना मना है, सावधान रहना है। कैसे रहना है वो बता देंगे, लेकिन बहुत निगेटिविटी है भी नहीं इस ग्रहण में। सिर्फ और सिर्फ सर्वपित्र अमावस्या का दिन जो है, बस उसी पे ही जाके सुई अटकी है सारे ज्योतिषियों की। अगर आप वैसे देखें तो कन्या राशि में है, बुध की राशि में है, बालक बहुत ज्यादा दिन तक परेशान भी नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा देर तक खुश भी नहीं रह सकता है, तो इसलिए इसका असर कम हो गया, बुध की क्योंकि राशि में आ गया। शनि मंगल से सीधा कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, बस षडाष्टक योग सूर्य का बना हुआ है, तो इस तरह से समझा जाए तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। और अगले ही दिन नवरात्रि आ रही है, वो 9 दिन जो कहते हैं कि अगले 6 महीने
तक की ब्लेसिंग्स दे जाती हैं, चैत्र तक की। तो निश्चित तौर पर यह सब अच्छा है। अब इससे कैसे बचें? तो अभी भी ये ग्रहण पर अभी भी अमावस्या खत्म नहीं हुई है। गुड़, गेहूं, आटा, चीनी, इनमें से किसी चीज का भी दान अभी भी आप कर सकते हैं। अब अगर रात हो गई ना कर पाए, घर से ही निकाल दीजिए। घर में आटा सबके होता है, एक कटोरे में जितना हो पाए निकाल दीजिए, कल दे दीजिएगा उसको सुबह उठ के दान। तो इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। अब कल माता रानी आ रही हैं, पालकी में आ रही हैं, तो इसलिए कल खास तौर से अगर घट स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। इनमें से कोई भी पाठ आप कर सकते हैं। हिंदुस्तान में 90% लोगों की कोई ना कोई कुलदेवी हैं, तो उन कुल देवी का पाठ कर लीजिए। मान लीजिए बगलामुखी है तो बगलामुखी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, मां विंध्यवासिनी है तो मां विंध्यवासिनी की चालीसा पढ़ लीजिए। तो ये कल अगर आप कर लेते हैं तो काफी हद तक, चाहे आप अर्जेंटीना, चिली और पेरू वाले एरिया में हो जहां इसका मेन इंपैक्ट हो रहा है, तब भी राहत मिलेगी। तो ये छोटे से उपाय बड़े लाभ निश्चित लेके आएंगे। उसी के साथ साथ क्योंकि ये कहीं ना कहीं देवी का दिन कल से शुरू हो जाएंगे, 5 साल से छोटी कन्या को, जिनके में भी ग्रहण बना हुआ है, जिनको ग्रहण परेशान कर रहा है, 5 साल से छोटी कन्या को कुछ भी मीठा कल और फिर अष्टमी के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा के साथ दान करते, निश्चित तौर पर लाभ होगा। अब बड़े बड़े अगर जाप नहीं कर पाते हैं तो सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधके सदानंद के गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र का पाठ कर ले। छोटा सा मंत्र है, पूरे जनमानस में भारत में हर कोई इस मंत्र से परिचित है। बिल्कुल। चलिए संजय जी, इसी पर एक सवाल आपसे भी कि किस तरीके से शुरुआत की जाए ताकि नवरात्र सबके जीवन में शुभ ही रहे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। कहते हैं कि माता के नवरात्रे आ रहे हैं और माँ घर पे विराजमान होने वाली है, क्योंकि ये जो महीना होता है त्योहारों का ही महीना है और इसमें जो है हम पूजा पाठ जप तप व्रत करते हैं और माँ का आवाहन करते हैं। और जैसा प्रतीक जी ने इतने सुंदर शब्दों में कहा कि माता की जो प्रतिमा है या जो भी आप रखते हैं, तो उसको जो है मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले जैसे आप खुद स्नान करते हैं तो जो भी चीज़ें उसको साफ सफाई करके स्नान इत्यादि करा के शुद्ध करके पवित्र आसन पे, लाल रंग के आसन पर बिछा करके और प्रतिष्ठा करें, कलश की भी, माता रानी की भी, और उनको पुष्प इत्यादि अर्पित करें। और जो दिन है उसमें जिस प्रकार से आप माँ बच्चे की सेवा करती है, उसी प्रकार से बच्चे को माँ के रूप में उसको देख करके और उनकी पूजा करनी चाहिए। और शैलपुत्री का जो पहला दिन होता है उसमें आपको शांत रहना है, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, हमें अपने मन से, वाणी से, कर्मों से शांत रहना है। और पहले दिन आपको मौन रखना चाहिए, तभी आपके जीवन में कामयाबी मिलती है। और माँ के जो 32 नाम है, कहते हैं कि कवच, कीलक, अर्गला, स्तोत्र जरूर करना चाहिए। परंतु क्या है, माता के जो 32 नाम है, दुर्गा, दुर्गा तिशमनी, दुर्गा पद्म निवारणी, दुर्ग में छेदिनी, दुर्ग नाशिनी, दुर्गा निहंती, दुर्गा मापहा, दुर्गा माँ ज्ञानंदा, दुर्ग दैत्य लोका दुर्गा, दुर्गात्म स्वरूपिणी। तो इस प्रकार से जो माता के नाम है उनका जप करना चाहिए। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जो मंत्र हैं उनको जो है बड़े एक सूत्रधार करके जो है इस प्रकार से बोलना चाहिए, दीर्घ स्वर में। कहते हैं कि 3 स्वर होते हैं, मध्यम स्वर, एक आप जो है दीर्घ स्वर और एक आप बिल्कुल मन में बोलते हैं। तो मंत्र का जब भी आप कोई उच्चारण करते हैं तो मंत्रों की फ्रीक्वेंसी होती है, हर मंत्र की एक पावर होती है। और जितना दीर्घ स्वर में आप बोलेंगे, मन मन में बोलेंगे, तो आपको उस वातावरण में ज्यादा वाइब्रेशन नहीं आएंगे। जब भी आप कोई भी पाठ करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो अपना साउंड वाइब्रेशन जो है वो आप जब करेंगे तो उस मंत्र की फ्रीक्वेंसी जो है पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। जब आप जिस प्रकार से देसी घी का यज्ञ करते हैं और उसका जो है धुआं पूरे ब्रह्मांड में जाता है, उसी प्रकार से जो तरंग विज्ञान है, साउंड वाइब्रेशन है या स्वर विज्ञान है, उन सब में यही आता है कि वाइब्रेशन हर शब्द की है। तो जो दुर्गा, मैं 2-4 श्लोक बोल के बता देता हूं किस प्रकार से बोलना चाहिए। ओम शृणु देवी परीक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेन चंडी जापम शुभम भवेत, न कवचम नर्गा श्रोत्रकम न कीलकम न रहस्यकम न सुक्तम नापि ध्यानम सो न्याय वार्चनम, कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लवेत, अति गृहत्रम देवी देवा नामपि दुर्लभम, गोपनीयम सुनो पार्वती मारणम मोहनम वशम, पाठ मात्रेण संसिद्धे कुंजिका श्रोत्रमुत्तमम। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चय ओम। इस प्रकार से जब आप उच्चारण करते हैं, इस प्रकार से मंत्रों का ओम यम कम जम शम रम
लम ह्रीम ओम स्वाहा, तो एक वाइब्रेशन पावर आती है। या धाम धूम धूम ध्रुजटे पत्नी वाम वीम वागेश्वरी क्राम क्रीम कुम कालिका देवी शाम शीम में शुभम करो हुंग हुंग हुंकार रूपेण जम जम जब नातनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवानाताय नमो नमः। तो इस प्रकार से जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पे वो मंत्र काम करता है। और माँ का जो स्वरूप है, मैंने बताया शैलपुत्री, शैल का अर्थ होता है, आप देखें बर्फ, तो यह शांति वाली जगह, तो इस स्वरूप की पूजा करेंगे। ब्रह्मचारिणी, क्योंकि दूसरे दिन आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। तो जिस प्रकार से माँ के 9 स्वरूप हैं, उन स्वरूपों के हिसाब से आप अपना दिनचर्या को रखें और माता का ध्यान करते जाएं और माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल प्रतीक जी आपसे कि इस बार के शारदीय नवरात्र क्यों है, किस मायने में खास है? इस मायने, हर मायने में ही नवरात्र हर बार खास होते हैं। इस बार खास तौर से अगर देखा जाए तो एक शुभ दिन से शुरू हो रहे हैं, बृहस्पतिवार। हालांकि पालकी का अपना महत्व है, पालकी में माँ आ रही हैं, लेकिन अगर दिन की बात करें तो ओवरऑल 3 तारीख है और बृहस्पतिवार है। 3 अंक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बृहस्पति का है, तो पूरा नारायण का डोमिनेंस रहेगा इस बार नवरात्र में। और कहा जाता है विष्णु लक्ष्मी या विष्णु और माता जी साथ आ जाएं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कुंडली कंप्लीट, जीवन कंप्लीट हो जाता है। तो खास तौर से जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, धन संबंधी परेशानी आ रही है, उनके लिए ये नवरात्र कुछ खुशखबरियां लेके आया है। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं या जिन्हें बच्चे होने में भी प्रॉब्लम आ रही है, ये नवरात्र खासा शुभ रहेगा। ऐसे लोगों को गणेश रक्षा स्तोत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ और नारायण कवच का पाठ पूरे नवरात्र निरंतर करते रहना चाहिए। जी, चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और नवरात्र मतलब एक बड़ा उत्सव, और उत्सव का मतलब होता है गुड न्यूज टुडे। और गुड न्यूज टुडे पर आपको हम नवरात्र से जुड़ी तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें दिखाएंगे। किस तरीके से गुजरात में डांडिया होता है और किस तरीके से माँ दुर्गा की उपासना होती है कोलकाता में, और साथ ही साथ दिल्ली में किस तरीके से इस उत्सव के रंग बिखरेंगे, वो सभी रंग हम आपके लिए लेकर आएंगे। 10 दिन तक गुड न्यूज टुडे पर इस महा उत्सव में रहिएगा हमारे साथ।